हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, जिसका कॉज जो है दैट इज़ अननोन, और सेकेंडरी हाइपरटेंशन का जो कॉज है वो नोन है। उसके अंदर मतलब सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर कॉज कोई भी हो सकता है, कोई डिजीज़ कंडीशन हो सकती है जैसे रिनल डिजीज़, एंडोक्रिन डिसऑर्डर्स, एथीरोस्क्लेरोसिस जो आपने अभी कैड में मैंने अभी बताया था। एथीरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होगी, एक फैटी एसिड की डिपोजिशन हो जाती है आर्टरी के अंदर, और वहाँ पे वो क्या करती है, आपकी नैरोइंग या हार्डनिंग कर सकती हैं आपकी आर्टरी के, जो आपके ब्लड प्रेशर को या ब्लड फ्लो को, ऑक्सीजन सप्लाई और उसकी डिमांड को अफेक्ट करती है। प्रिवेंशन में क्या रहेगा, बाय चेंजिंग लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग अवॉइडिंग smoking, alcohol consumption, decrease intake of salty food, increase physical activity, decrease intake of lipid containing food, ये सब सेम प्रिवेंशन आप सब डाल सकते हो जो कैड के अंदर दी हुई है। ट्रीटमेंट में आएंगे आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, इसकी भी एक काफ़ी लंबी क्लासिफिकेशन है, इसमें कुछ जर्नल्स ही हैं जो आप याद कर रख सकते हो। डायरेटिक्स के अंदर थायाजाइड क्लास रहती है और स्पायरोनोलैक्टोन। डायरेटिक्स का काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी से साल्ट और वाटर के फ्लो को बढ़ाते हैं, जो आपका यूरिन का फ्लो है उसकी यूरिन के आउटपुट को बढ़ाते हैं। आप लोगों ने किडनी के अंदर भी पढ़ा होगा कि जब आपकी यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आपका जो आपका बॉडी वॉल्यूम है वो आपके ब्लड प्रेशर को भी अफेक्ट करता है। अगर बॉडी वॉल्यूम बढ़ता है तो वो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। तो इसके अंदर डायरेटिक्स क्या करेंगे, आपके बॉडी वॉल्यूम को डिक्रीज करने में हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करेंगे, बॉडी वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा। सेम वेजोडाइलेटर जो आप लोगों ने अभी पीछे पढ़े हैं, इसके अंदर आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की क्लास भी आती है, डिल्टियाज़म, वेरापामिल। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आपके प्रोप्रानोलोल, एटिनोलोल, और सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स इसमें आ सकते हैं आपके मिथाइल डोपा। नेक्स्ट डिजीज है आपकी ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या होता है, अ पर्सन कंसीडर्ड ब्लाइंड इफ हिज विजन इज लेस देन 1/20 ऑफ द नॉर्मल विजन, और इफ ही इज अनेबल टू काउंट फिंगर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर्स, कि 1.5 मीटर के डिस्टेंस से भी अगर वो प्रॉपरली उसका विजन नहीं है तो उसको भी हम ब्लाइंड ही बोलते हैं। अब इसके लिए कॉजेज रहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज भी हो सकती हैं जनरली, जैसे स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये भी ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, माल न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट हेल्थ न्यूट्रिशन या पुअर सैनिटेशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ट्यूमर ऑफ आई, ग्लूकोमा और कैटरेक्ट, ये सब कंडीशन भी आपकी ब्लाइंडनेस को कॉज कर सकती हैं। अब इसके लिए प्रिवेंशंस क्या क्या रह सकती हैं, एनी डिस्चार्ज or redness or pain in the eye should be taken seriously and immediate measures should be taken to find out the cause and treat it properly. Eye diseases like conjunctivitis, cataract, eye trauma, glaucoma, they should be treated at the earliest. ग्लूकोमा की जो कंडीशन है वो क्या रहती है, आपका जो फ्रंट पार्ट रहता है वहाँ पे एक्वस ह्यूमर की कंडीशन मेंटेन हो जाती है, ब्लर्ड विजन हो जाता है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड पर्सनल हाइजीन रिगार्डिंग आई केयर शुड बी गिवन टू द पब्लिक, मतलब लोगों को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि अपनी हाइजीनिक कंडीशन है उनको मेंटेन करके रखें, और अपनी आई केयर भी, ठीक है, आई केयर भी अपना वो प्रॉपरली करवाते रहें, और ओकेजनल डोजेज ऑफ कंसंट्रेटिंग विटामिन ए टू द चिल्ड्रन आर हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग ब्लाइंडनेस। स्पेशल स्कूल्स भी इन्वेंट किए गए हैं ब्लाइंड्स के लिए, जहाँ पे उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और उनकी रिहेबिलिटेशन उनको सिखाया जाता है। दे शुड बी स्टार्टेड टू मेक देम प्रोडक्टिव वन, ताकि उनको भी समाज के अंदर एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ वो भी समाज के अंदर एग्जिस्ट कर सकें। नेक्स्ट जो डिजीज़ है आपकी वो है रूमेटिक हार्ट डिजीज़। यहाँ पे आपके दो डिजीज़ के टाइप हैं, एक रूमेटिक फीवर होता है, रूमेटिक फीवर आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर कैटेगराइज किया जाता है, और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है जो आपकी ये है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर। अब इसके अंदर क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है जहाँ पे बॉडी अपनी ही सेल्फ हमारी जो सेल्स हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, सेल्फ डैमेज स्टार्ट कर देती है। इसके अंदर क्या है, जो इन्फेक्शन कॉज किया जाएगा वहाँ पे आपका इन्फेक्शन कॉज करती है ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई,
ये आपकी स्पीशीज है बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जो क्या करेगी आपके फेरिंग्स पार्ट को, फेरेंगिटीज वहाँ पे पहले लीड करती है, इन्फ्लामेशन करती है आपके फेरिंग्स पार्ट की, जो आगे फर्दर क्या करेगा आपके हार्ट पार्ट को भी जाके डैमेज कर सकता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज। अब रूमेटिक से मतलब क्या है कि ये इन्फ्लामेशन स्टार्ट करता है और जॉइंट्स के अंदर भी इन्फ्लामेशन कॉज करता है, इसलिए इसको रूमेटिक बोला गया है। और हार्ट, क्योंकि ये हार्ट को आपके डैमेज करेगा, ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको रूमेटिक हार्ट डिजीज। ये एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। अब इसकी एटियोपैथोजेनेसिस के अंदर देख लीजिए, एटियोलॉजी भी हम इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम है जो हमारे कार्डियक एंटीजन है, ठीक है। अब उन दोनों का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। तो बॉडी के अंदर जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकल का एंटीजन आया तो वो क्या करेगा, अपनी पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करवाएगा बॉडी से। तो बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी जब वो प्रोड्यूस करेगी तो वो तब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती कि स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन कौन सा है और कार्डियक एंटीजन कौन सा है, उन दोनों के अंदर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन भी आपकी एंटीबॉडी डैमेज करेगी और कार्डियक एंटीजन को भी डैमेज करना स्टार्ट करेगी। तो इसमें क्या होगा, जो आपकी कार्डियक सेल होंगी वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कार्डियक सेल जब डैमेज होंगी वहाँ पे उनकी इन्फ्लामेशन की कंडीशन मेंटेन होगी। ये देखिए, कार्डियक सेल्स गेट इन्फ्लेम्ड, जिसको हम बोलते हैं कार्डिटीज। किसके अंदर क्या होगा, कार्डिटीज के अंदर आपका जो कार्डियक पार्ट है वो इन्फ्लेम हो चुका है। एज वेल एज हार्ट वॉल्स मे ऑल्सो गेट इन्फ्लेम्ड। अब जैसे आपका हार्ट पार्ट इन्फ्लेम हुआ है उसके साथ साथ आपके जो हार्ट के वॉल्स हैं, आपने 4 टाइप्स पढ़े हैं वॉल्स के, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, उन्हीं के अंदर आपके हार्ट वॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हार्ट वॉल जो आपका लेफ्ट पार्ट रहता है, जहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई रहती है, किसके थ्रू, आयोर्टिक वॉल से आयोर्टा के थ्रू, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये उन वॉल्स के अंदर अफेक्ट करता है, ठीक है। एक रहता है आपका इसके अंदर माइट्रल वॉल और दूसरा है आपका आयोर्टिक वॉल। इन दोनों वॉल्स की भी क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन होने की वजह से वहाँ पे 2 कंडीशन मेंटेन हो जाती हैं, एक रीगर्गिटेशन की, दूसरी स्टेनोसिस की। अब जो आपकी वहाँ पे जो वॉल्स हैं वो इन्फ्लेम हो चुके हैं, इन्फ्लेम होने के साथ साथ वो क्या करेंगे आपके, वो उनकी हार्डनिंग और स्टिफनिंग भी हो जाती है। तो वॉल्स का क्या काम था, क्लोजर का काम है। ब्लड की फ्लो को वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वे के अंदर, एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाते हैं और साथ ही वो क्लोज हो जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, आपके माइट्रल वॉल और आयोर्टिक वॉल दोनों ही डैमेज हो जाते हैं, दोनों डैमेज होंगे। माइट्रल वॉल ज़्यादा इसके अंदर हार्म होता है। माइट्रल वॉल के अंदर अब क्या होगा, 2 कंडीशन है, रीगर्गिटेशन और स्टेनोसिस। रीगर्गिटेशन के अंदर क्या होगा, ब्लड लीकिंग बैकवर्ड, कि जो आपका ब्लड है, सपोज जैसे आपके आर्टरियम पार्ट से अगर वेंट्रिकुलर पार्ट के अंदर ब्लड आ रहा था तो क्या करेगा, वो बैक फ्लो, कुछ जो ब्लड का फ्लो है वो वापिस आपके एट्रियम के अंदर भी रह जाता है। स्टेनोसिस के अंदर क्या होगा, जो आपकी वॉल्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं, तो उसके अंदर भी क्या होगा, वहाँ पे जो ब्लड का एक प्रॉपर फ्लो, वो हिलेंगे ही नहीं, आपके वॉल जो क्या होंगे वो हिलेंगे ही नहीं वहाँ। तो जो ब्लड का फ्लो था, जो जिस नॉर्मल प्रेशर के साथ उसको वहाँ से जाना चाहिए, वो वहाँ से नहीं जा पाएगा। तो इसमें क्या हुआ था, आपका ब्लड का फ्लो है वो क्या हुआ है, उसकी जो प्रॉपर सप्लाई है ब्लड की वो अफेक्ट हुई है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स इसके लिए क्या क्या रहेंगे, पॉवर्टी, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर क्राउडिंग, पुअर सैनिटरी कंडीशन और लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे आपके रूमेटिक हार्ट डिजीज के लिए, फीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, कार्डिटीज, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, रेज्ड ESR एंड प्रेजेंस ऑफ बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन ब्लड कल्चर। और है, और ये बेसिकली आपके जो पेडियाट्रिक्स हैं ये उनको अफेक्ट करती है। ये जो RHD डिजीज़ है ये चिल्ड्रन के अंदर होती है जो अंडर एज 14 में है। ट्रीटमेंट में इसकी एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, उसमें पेनिसिलिन है व इंजेक्शन। और प्रिवेंशन के अंदर जितने भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं इनको अगर हम ओवरकम कर सकते हैं तो आपकी ये आपके प्रिवेंटिव मेथड्स के अंदर आएगा। थैंक यू सो मच।